जी बेटा, वेलकम बैक। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, नोट जारी करने के असूल क्या कौन से होते हैं। बेटा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें क्वेश्चन ये इस तरह से आ सकता है नोट जारी करने के असूल कौन कौन से हैं, नोट जारी करने के तरीकाकार पर नोट लिखें। बेटा, नोट जारी करने के असूल और तरीकाकार दो डिफरेंट चीज़ें हैं। असूल से मुराद है कि नोट जारी करने के जो तरीकाकार है वो दोनों में से किसी एक असूल पर मबनी हो सकते हैं। तरीकाकार हमने पीछे वाले किसी क्वेश्चन में पढ़ा है कि किसी भी मुल्क का जो स्टेट बैंक होता है वो मुल्क में नोट जारी करने के का जिम्मेदार होता है, उसको जारादारी हासिल होता है, वो जितने मर्जी नोट इशू कर सकता है। अब वो नोट इशू क्यों करेगा, किस तरह से करेगा, उसके लिए उसके पास दो असूल है, दो लॉजिक्स हैं। उन लॉजिक्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। इन दोनों में से जो सा मर्जी असूल वो फॉलो करेगा उसके नतीजे में वो कुछ मेथड डेवलप कर लेगा। तो कहा जा सकता है कि नोट जारी करने के असूल दो हैं लेकिन नोट जारी करने के मेथड तीन हैं। आज हम इन तीनों के बारे में, इन पांचों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। मेथड इन्हीं दोनों असूलों पर बेस कर रहे होंगे। बेटा, पहला असूल ये होता है, वो कहता है कि करेंसी का असूल। करेंसी के असूल के हामी लोग ये कहते हैं कि नोट इशू करने का असूल ये होना चाहिए कि जब कभी भी नोट इशू करें तो नोट इशू करने से पहले उसके बदले में 100% सोना, चांदी या कोई कीमती धात महफूज करनी चाहिए, ताकि मुल्क में जितने कागजी ज़र गर्दिश कर रहे हैं, मुल्क में जितना पैसा गर्दिश कर रहे हैं, हमें ये पता हो कि उस पैसे के अगेंस्ट हमने सोना चांदी रखा हुआ है। इस असूल के हामी ये कहते हैं कि जैसे पुराना बादशाहों का निज़ाम होता था, बादशाह लोग रुपया या नोट इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि बादशाह लोग अशरफियाँ इस्तेमाल करते थे, सिक्के इस्तेमाल करते थे। वो सिक्के खालिस सोने के बने हुए होते थे। इस असूल के हामी ये कहते हैं कि वो सोना और चांदी डूब सकता है, गुम हो सकता है, खो सकता है। तो उसकी इस लॉस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस सोना और चांदी के बजाय हम उस सोना चांदी के बदले में कोई कागजी ज़र इशू कर लेते हैं, नोट छाप लेते हैं। 5,000, 10,000, हज़ार के नोट इशू करेंगे और मुल्क में वो गर्दिश करेंगे। लेकिन उस नोट को छापने से पहले, हर नए नोट को छापने से पहले उस नोट के बदले में कुछ सोना महफूज करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 5,000 रुपये का एक नोट है तो स्टेट बैंक को उस 5,000 का नोट इशू करने से पहले 5,000 का सोना अपने पास रखना पड़ेगा, फिर वो नोट इशू कर सकेगा। तो ऐसे असूल को हम कहते हैं कि करेंसी का असूल है। दुनिया के बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इस असूल के तहत सोना या चांदी इशू किया जाता है। यूँ समझ लो कि ऐसे ममालिक जो इस असूल को फॉलो करते होंगे वो बहुत अमीर ममालिक होंगे। प्रैक्टिकली ऐसा मुश्किल है, लाइक किसी भी मुल्क में इतना ज़्यादा सोना या चांदी मौजूद नहीं होता। तो फिर दूसरा असूल अपनाया जाता है उन ममालिक में। उस असूल को कहा जाता है कि वो बैंकारी का असूल है। बैंकारी के असूल के मुताबिक जब आपने नोट इशू करने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उन नोटों के बदले में आप पूरी मालियत का सोना चांदी रखो। 100 रुपये का अगर आपने नोट इशू करना है तो 100 रुपये का कुछ हिस्सा सोना चांदी रख लो, बाकी हिस्सा आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री में रुपये की डिमांड कितनी है, डिमांड के मुताबिक नोट इशू कर लो। या फिर उस नोट इशू करने के बदले में धात सिरे से रखो ही ना, बल्कि कोई कीमती चीज़, हुकूमत के पास मुख्तलिफ कफ़ालतें होती हैं, उन कफ़ालतों के अगेंस्ट भी नोट इशू किया जा सकता है। तो बैंकारी का असूल ये कहता है कि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस को मद्देनज़र रखते हुए सोना नोट इशू करने चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि नोट इशू करने के लिए मुल्क में कीमती धात की मौजूदगी हो। फ़ायदे क्या होते हैं? करेंसी के हामी लोगों का फ़ायदा ये होता है कि इस सूरत में जो हमारे पास जितनी भी करेंसी नोट है या करेंसी के असूल के तहत जितने भी मुल्क में कागजी ज़र गर्दिश कर रहा होता है वो सब महफूज होता है, क्योंकि उस सब के पीछे हमें पता होता है असल सोना चांदी महफूज है। इस सूरत में इन्फ्लेशन नहीं हो सकती, क्योंकि रुपए उतने ही गर्दिश में आएंगे, उतने ही छापे जाएंगे जितना सोना होगा। तो सोना ज़ाहिर बात है लिमिटेड मिकदार में होता है, सोना कम होगा तो ज़ाहिर बात है नोट भी ज़्यादा नहीं छपेंगे, तो अफरात ज़र से बचाव मुमकिन हो सकता है। और आवाम का एतमाद भी होता है, आवाम कागजी ज़र के लेन देन करने में कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये किसी भी वक्त मैं इस नोट के बदले में स्टेट बैंक से सोना या चांदी डिमांड कर सकती हूँ। इसके नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये है कि ये तरीका बहुत गैर लचकदार होता है। इन केस अगर मुल्क में फौरी तौर पे हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत महसूस हो रही है तो उन ज़्यादा पैसों के लिए मैं किसी भी वक्त अचानक ज़्यादा नोट इशू नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक मुल्क में सोना या चांदी वाफर मिकदार में निकलेगा नहीं तब तक मैं उसको इशू नहीं कर सकूँगी। इस तरीक़ेकार के मुताबिक सोने पर इन्हिसार बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हमारे पास सोना ही नहीं है तो नोट भी नहीं इशू होगा, सोने चांदी पर इन्हिसार बढ़ जाता है। तीसरा इसका नुकसान ये है कि सोने का ज़ख़ीरा हो जाता है। हर 100 रुपये के नोट के बदले में जब मैं सोना पीछे रखना शुरू कर देती हूँ तो वो सोना जो किसी और इस्तेमाल में आ सकता था वो आइसोलेट हो गया है, वो बस अलमारियों में बंद पड़ा हुआ है, उसका कोई और फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये उसका एक नुकसान है।
और सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि ये तरीका हकीकी दुनिया के लिए नाकाबिले कबूल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तरीका वही ममालिक यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हों या जिनके पास सोना बहुत ज़्यादा हो, सोने के पहाड़ हों, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा बहुत मुश्किल है। बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ये तरीका नाफिज है। दूसरा तरीका है जो हमने कहा था बैंकारी का असूल था, प्रोफेसर टूक जिसके बड़े हामी हैं, उनके मुताबिक सोना चांदी को महफूज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बैंकों की सनत व तजारत की ज़रूरत को देखते हुए हम नोट इशू कर सकते हैं। बेटा वो तमाम जो पिछले तरीक़ाकार के नुकसान थे वो इसके फ़ायदे हैं। ये ज़्यादा लचकदार है, ये हुकूमत की ज़रूरत को फ़ौरन पूरा कर सकता है। इस तरीक़ाकार को ज़्यादा शोहरत हासिल है, ये नोटों की ज़मानत भी मुहैया करता है। लेकिन नुकसान क्या है कि इसमें ज़ायद अजरा हो सकता है। इंडस्ट्री में ज़रूरत ज़्यादा है, इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपये की ज़रूरत है, आपने 1 करोड़ रुपया छाप दिया, जबकि आपके मुल्क में इतने ज़खायर है ही नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपये के सोना चांदी के ज़खायर मुल्क में है ही नहीं है। इसका मतलब है मुल्क अमीर नहीं है इतना। अगर अचानक ज़रूरत बढ़ती है 1 करोड़ से 2 करोड़ हम नोट इशू कर लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ रद्दी के टुकड़े ही होंगे। उसका मतलब यह है कि मुल्क की कैपेबिलिटी उतनी नहीं थी जितने हमने नोट इशू कर दिए हैं, तो मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाएगी, मौशी बहरान बड़ी जल्दी आ जाता है, तवाज़ुन दायगी बिगड़ जाता है इस तरीक़ाकार के तहत। बेटा इन दोनों असूलों को मद्देनज़र रखते हुए नोट जारी करने के 3 तरीके डेवलप किए गए हैं। एक तरीका है मुअय्यना हद का निज़ाम। इस तरीक़ाकार के मुताबिक हुकूमत धाती ज़र के बगैर किसी धाती ज़र के नोट जारी करने की एक हद मुकर्रर कर ली जाती है। लाइक हुकूमत ये कह लेती है कि मैंने 1 करोड़ रुपये तक जो है वो धाती ज़र के बगैर नोट इशू करने हैं, लाइक अपनी गवर्नमेंट की ज़रूरत को देखते हुए। लेकिन 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा अगर मुझे कभी ज़रूरत होगी तो फिर मैं उसके बदले में सोना या चांदी या कोई धात महफूज रखूँगी। मुअय्यना हद के बाद जारीशुदा नोटों के लिए 100% सोना रखना महफूज रखना ज़रूरी होता है। नोट जारी करने का ये तरीका 1844 में इंग्लैंड में मुतारिफ़ करवाया गया था। बाद में नॉर्वे और जापान ने भी ये तरीका इख्तियार किया। खुशहाली के दौर में ये तरीका नोटों के गैर ज़रूरी फैलाव के लिए ब्रेक का काम करता है। लाइक आपको एक ख़ास हद तक बगैर किसी गारंटी के नोट इशू करने की इजाज़त है, उस हद के गुजरने के बाद जब तक सोना नहीं लाओगे नोट इशू करने की इजाज़त नहीं है। फ़ायदा यह है कि इसके बदले में महफूजियत मिल जाती है, सोना चांदी महफूज हो जाता है और ये तरीक़ाकार कदरे मुस्तहकम होता है। लेकिन इसके नुकसान क्या हैं कि वही बात कि अमीर ममालिक इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जदीद दौर की बदलती दुनिया में अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए हुकूमत को यकदम पैसों की ज़रूरत होती है। लचक पजीरी इसके अंदर बहुत कम होती है। नोट जारी करने का ये तरीका खुशहाली के दौर में तो ठीक है, लेकिन कभी जंग हो जाए, सियासी हालात ख़राब हो जाए या फिर ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, तो इस सूरत में हुकूमत को फ़ौरी तौर पर ज़्यादा नोटों की ज़रूरत होती है। तो इस तरीक़ाकार के मुताबिक भी नोट इशू करने की इजाज़त नहीं होती है। नुकसान इसका ये है कि धाती ज़र की कमी हो जाती है। वही बात कि अगर एक हद से ज़्यादा आप नोट इशू करना चाह रहे हो तो पहले सोना महफूज करो फिर नोट इशू करो। तो जब सोना महफूज करोगे तो मुल्क में धाती ज़र जो कि सोना है वो कम हो जाएगा, गैर लचकदार होता है, सोने का गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा हो जाता है। मुअय्यना हद का अगर मुअय्यना हद हम बढ़ा दें मुअय्यना हद से मुराद है जिस हद तक आप सोना रखे बगैर नोट इशू कर सकते हो। अगर वो हद बढ़ा दी जाए तो तब भी ये बिल्कुल करेंसी के असूल के मुताबिक हो जाएगा, लोगों का एतमाद कम हो जाएगा, तिजारती ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है ये तरीका। इन तमाम नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए दूसरा तरीका मुतारिफ़ करवाया गया जिसे कहते हैं मुतनासिब सरमाए का निज़ाम। ये तरीका ये कहता है कि आपने अगर मुल्क में नोट इशू करने हैं तो आप उसके बदले में 100% सोना चांदी ना रखो, लेकिन अगर आपने 1 रुपया भी इशू करना है तो आपने मुफ्त में इशू नहीं करना, बल्कि उस रुपये का कुछ % सोना महफूज कर लो, सारा ना करो। लाइक हमारा करेंसी का असूल ये कहता था कि आप अगर आपने 100 रुपये का नोट इशू करना है तो 100 रुपये का सोना पहले रखो। मुतनासिब सरमाए का निज़ाम ये कहता है कि अगर आपने 100 रुपये का नोट इशू करना है तो उसके बदले में आप 33 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये का सोना महफूज करो, फिर नोट इशू करो। ये तनासुब हर मुल्क में मुख्तलिफ होता है। तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में ये तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी शुरू में ये तरीका अडॉप्ट किया जाता था, लेकिन उसके बाद 1965 के बाद से पाकिस्तान ने अपना तरीका चेंज कर लिया है। मैं यूँ कह सकती हूँ 1965 से पहले पाकिस्तान अपने नोटों में 30% महफूज 33% शरह के साथ सोना चांदी महफूज करके नोट इशू करता था। बेटा आप कभी अपने पास जो अगर आपके पास कोई भी नोट मौजूद है, जैसे मेरे पास ये भी 10 रुपये का नोट मौजूद है, तो इस पर ऊपर लिखा हुआ है बैंक दौलत पाकिस्तान 10 रुपया हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, और नीचे लिखा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ। नीचे गवर्नर पाकिस्तान, गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत हैं, बाजवा, तारिक बाजवा।
इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि इस 10 रुपये के नोट को इशू करने के बदले में 33% सोना जो है, ये 33% कोई कीमती चीज़ जो है या सोना या चांदी या ज़र मुबादला भी हो सकता है, वो स्टेट बैंक ने महफूज किया है। इन केस कोई बंदा जो इस 10 रुपये की तिजारत करता है उसको इस नोट पर एतबार नहीं रहता और वो ये नोट वापस करना चाहता है स्टेट बैंक को, तो वो वापस करके उसके बदले में 10 रुपये के बदले में जितना सोना रखा हुआ था 33 रुपये का, 33% का, वो वापस ले सकता है। जी बेटा, इस दूसरे तरीके का फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा लचकदार है, मतलब हमें सोना महफूज नहीं रखना पड़ता, बहुत ज़्यादा महफूज नहीं रखना पड़ता, सिर्फ उसका एक तनासुब महफूज रखना पड़ता है, लिहाजा ये ज़्यादा लचकदार है, महफूजियत भी है इसमें। नुकसान इसका ये है कि ज़ायद नोट मतलब इन्फ्लेशन हो सकती है, ज़ायद रसद मईशत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, कीमतें गैर मुस्तकम हो सकती हैं। लाइक अगर नोट किसी तरह बहुत ज़्यादा इशू हो गए हैं, हमने 33% सोना रखने के बाद ज़्यादा नोट इशू कर लिए हैं, तो कीमतें गैर मुस्तकम हो सकती हैं। और अल्टीमेटली खराबी अभी भी इसमें यह है कि जो सोना है वो महफूज हो रहा है, सोना आइसोलेट हो रहा है, सोना ज़ाया हो रहा है, सोना किसी और काम में इस्तेमाल किया जा सकता था, लिहाजा सोने पर डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं हो रही है। इसी तरह अगर सोना किसी दूसरे मुल्क को बरामद कर दिया जाए तो फिर इसके नोटों को इशू करने में प्रॉब्लम आएगा, नोट इशू नहीं कर सकते हम। तीसरा तरीका आ जाता है कम से कम महफूज सरमाए का निज़ाम। कम से कम महफूज सरमाए का निज़ाम ये कहता है कि आप कम से कम पैसे साइड पे रख कर अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इशू कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सोना ही महफूज रखो, बल्कि सोने के अलावा कोई भी कीमती चीज़, दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे हैं, हुकूमत की कफ़ालतें हैं, कोई भी कीमती चीज़ है जिसे सरमाए का दर्जा हासिल है, तो आप उसको महफूज रख के उसके बदले में नोट जितने मर्जी नोट इशू कर सकते हो। ये महफूज सरमाया सोने चांदी ज़र मुबादला की तरह मुख्तलिफ चीज़ों में हो सकता है। पाकिस्तान में दिसंबर 1965 के बाद ये तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। जनूबी अफ्रीका और इंडिया ने भी इस तरीक़ाकार को इख्तियार किया हुआ है। हॉलैंड में भी कई सालों से तरीका इस्तेमाल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये ज़्यादा लचकदार है, ये सबसे सस्ता तरीका है, सोने पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। नुकसान यह है कि हर वक्त इन्फ्लेशन का डर रहता है और वो फेस भी करना पड़ता है। जैसा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान में नोट्स जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर इशू हो जाते हैं। ज़र की कदर में भी कमी, नोट जैसे ही ज़्यादा इशू होते हैं ज़र की कदर में भी कमी हो जाती है। नीचे उसने नोट दिया हुआ है कि पाकिस्तान में ये तरीका 1965 के बाद से इस्तेमाल किया जा रहा है। 1965 से पहले मुतनासिब सरमाए का निज़ाम इस्तेमाल किया जा रहा था और उसके बदले में 33% सोना महफूज रखा जाता था। 1965 के बाद अब ये कम से कम मुइनात के सरमाए का निज़ाम अपना लिया गया है और ये कि कम से कम मुइनात को हुकूमत ज़रूरत के वक्त तब्दील भी कर सकती है कि कितनी कीमती चीज़ें बैक एंड पे महफूज रखनी ज़रूरी हैं।